दोस्तों 5 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 11th पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण हम कवर करने वाले हैं। तो अगर मेहनत अच्छी सोच और ना हार मानने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने घुटने टेक देती है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो हमें भारतीय संविधान से टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बार से आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो आपको भी याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताया, समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक और उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। 6 के 6 आपको पता होने चाहिए। और आपको नाम तो सबसे पहले तो आप नाम याद कर लीजिए कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। जब नाम याद हो जाए तो हर अधिकार के बारे में 2-2 लाइन आपको अच्छे से तैयार करना है। ज्यादा नहीं, 2-2 लाइन बस तैयार करके रखिएगा तो आप लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन आपका फिक्स यहाँ से हो जाएगा। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये 4 नंबर में आ जाता है। और 3 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन आ रहा तो आपको कहा भी जैसे 3 मौलिक अधिकार लिखिए, तो 3 आपको बता देना है, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ बातें समझाई जा रही है और आप देख रहे हैं 2-2 लाइन में समझाया जा रहा है। यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आता और बताया जाता भारतीय संविधान में के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, अब संख्या नहीं बताई जाती तो फिर आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार बताने पड़ते, इसलिए आपको 6 मौलिक अधिकार, 6 के 6 नाम पहले तैयार होने चाहिए, उनके बारे में 2-2 लाइन तैयार कर लेना है। अब सिंपल है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा यहाँ समझाने की बात नहीं रहने वाली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बांधक है। इस बात की आपको समीक्षा करनी है। बंधुआ मजदूरी समाज के लिए बांधक किस प्रकार से, वो आपको यहाँ बताना है। तो बंधुआ मजदूरी के कारण कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वह अपना सारा जीवन एक ही व्यक्ति के घर में काम करके खराब कर देते हैं। बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति क्या मेरे यहाँ काम कर रहा है, नौकर की भांति काम कर रहा है, ओके, काम कर रहा है, उससे मैं घर के पूरे काम करा रहा हूँ। उसने पूरा जीवन क्या है, अब मेरे घर में काम किया, इसके बाद उसका जो लड़का हुआ वो भी मेरे घर काम करा, फिर उसका भी लड़का हुआ, मतलब ये पूरा क्या परंपरा से एकदम चलती रहती है। इससे क्या हो जाता है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वो आगे कुछ अगर करना भी चाहता है तो कुछ नहीं कर पाता है। ओके, तो इस प्रकार से तो वही बताया जा रहा है। हमारे समाज में बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए कई कानून बनाए गए, जिसके द्वारा उन लोगों को सजा दी जाती है जो लोग गरीब लोगों को गरीबी का फायदा उठाकर तो उनके थोड़ा सा पैसा देकर उनसे हमेशा के लिए मजदूरी करवाते हैं और उन्हें कैद करके रखते हैं। इस तरह ऐसे लोगों के विकास करने के अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तथा समाज में मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, सामाजिक विकास में कोई योगदान नहीं देते हैं। अतः स्पष्ट है कि बंधुआ मजदूरी क्या है, समाज के लिए बांधक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नॉर्मल अभी तो देखा आपने सुना ही नहीं होगा कि इसे क्या न्यायाधीश के पद से हटाया गया है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है हटाने की प्रक्रिया थोड़ी क्या कठिन होती है, कठिन है, क्योंकि आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन हटाना तो फिर भी किस प्रकार से हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर रहकर कार्य करते हैं। 65 वर्ष के बाद क्या इनकी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन इस आयु से पूर्व यदि संसद द्वारा मानसिक शारीरिक असमर्थता दुराचार का आरोप सिद्ध करके उन्हें पद से अलग किया जाता है। यदि उन्हें पद से हटाना है तो कुछ कारण देना पड़ेगा, मानसिक शारीरिक असमर्थता, दुराचार का आरोप, और ये आरोप जो संसद होती है, ओके, संसद सिद्ध कर देती है तो वो क्या पद से उन्हें अलग किया जा सकता है। और उसके पूरा दिया हुआ किस तरीके से हटाया जा रहा है कि यदि संसद के दोनों सदन में अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या की बहुमत तथा बैठकों की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से लगाया गया हो, यानी जितने वोट डल रहे हैं, जितने लोग यहाँ वोट दे रहे हैं उनका 2/3 भी आ जाता है तो और आरोप प्रमाणित हो जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश को क्या पद से हटाया जा सकता है। तो तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के कोई 3 प्रावधान लिखिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, ओके, मतलब न्यायपालिका पर किसी का क्या ना हो, हस्तक्षेप ना हो सके, क्योंकि न्यायपालिका जब स्वतंत्र होगी तभी सही निर्णय हो पाएंगे। ओके, जैसे मान लेते हैं एक गरीब है, एक अमीर व्यक्ति है, दोनों का क्या है, दोनों का विवाद हो जाता है, दोनों कोर्ट में जाते हैं, जिसमें अमीर व्यक्ति गलती है, उसने मान ली उसने हत्या कर दी, अब गरीब व्यक्ति से सिद्ध करने का प्रयास करा कि हाँ ये आरोपी सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यदि क्या आप समझ लीजिए जो अमीर व्यक्ति से बहुत पैसा है, धनवान है, वो जो न्याय करने वाला कौन है, जो न्याय करने वाला कौन, न्यायाधीश है, उससे अगर सेटिंग कर लेता है, उसके क्या है 2-3 लाख रुपए वही रिश्वत दे देता है, जितना मतलब मांगा, उसने कहा 10 लाख चाहिए, 10 लाख दे दिया। अब क्या होगा, इसमें उल्टा उसी के ऊपर जो गरीब होगा उसी पर आरोप लगा दिया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वास्तविकता जिसने क्या जो आरोपी है वो घूमता रहेगा मजे से। ये सब होगा अगर कब, जब न्यायपालिका क्या है स्वतंत्रता ना हो, कि स्वतंत्र
ऊपर अगर कुछ दबाव रहता है न्यायपालिका पर या भ्रष्ट हो जाती है न्यायपालिका दबाव के कारण, या फिर किसी सरकार द्वारा ही क्या बनाया जाता है दबाव कि क्या ये कानून इस पार से सजा सुना दो, तो ये सब अगर होने लगे तो न्यायपालिका पर विश्वास सबका हट जाएगा। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो संविधान ने ये बात जानता था, संविधान में ये बातें जानते थे जब बनाते समय कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर क्या है, कुछ मतलब नहीं होगा न्याय का। तो इसलिए इससे कुछ प्रावधान बनाए। अब वो कौन कौन से प्रावधान है वो आपको बताना है। तो न्यायपालिका की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की विविध विशेषज्ञों, विधि विशेषज्ञों के परामर्श पर करता है। रिक्त पदों पर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर न्यायाधीश के कार्यकाल और सेवा सुरक्षा, इनका कार्यकाल फिक्स है कि 65 वर्ष की आयु कार्य करेंगे। उसके बाद पद से करने की, और उससे पहले अगर पद से अलग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आसान नहीं, बहुत जटिल है। संसद में क्या महाभियोग पर विचार विमर्श व निर्णय होता है एवं संबंधित न्यायाधीश को अपने पक्ष में रखने का भी अवसर प्राप्त होता है। और पर्याप्त वेतन और भत्ता भी दिया जाता है एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध है। इन्हें क्या, जब जो नौकरी करते हैं न्यायाधीश तो अच्छा पैसा दिया जाता है, वेतन दी जाती है, ताकि इन्हें क्या है जैसे रिश्वत जैसे काम ना करना पड़े या अलग दूसरे कुछ काम ना करना पड़े। ओके, इसके साथ ही जब ये सेवानिवृत्त हो जाए तो वकालत का भी इन पर प्रतिबंध रहता है कि आप क्या घर में रहिए शांति से, आपको पैसे पर्याप्त दिए जाएंगे कि अपना जीवन निर्वाह कर सकें। वो ये सब बातें दी जाती है। तो ये स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या है, ये सब संविधान में क्या प्रावधान बनाए गए हैं न्यायपालिका स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का आशय स्पष्ट करते हुए लोकतंत्र में इसका महत्व बताइए। तो स्थानीय स्वशासन क्या है? इसका तात्पर्य विशिष्ट सीमित क्षेत्र में व्यवस्था से है जिसमें उससे संबंधित आवश्यकताओं का प्रबंध करने का अधिकार उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संख्या किया जाता है। अब इसका महत्व क्या होता है कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा है, अतः जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करके स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके साथ ही केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यों पर व्यस्त रहते से स्थानीय समस्याओं से अपरिचित होती है। जो केंद्र और राज्य की सरकार है वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, ओके, यार पूरे राज्य स्तर पर कार्य करती है। जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उन पर फोकस नहीं हो पाता है। लेकिन यदि वहाँ स्थानीय शासन स्थापित हो जाता है तो अपनी समस्याएं वो स्वयं जानते हैं और उनका क्या निदान कर पाते हैं। ओके, तो ये बातें यहाँ बताई जा रही हैं। तो ये स्थानीय शासन के बारे में और उसका महत्व इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस में पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये आपका लगभग आया था 2024 में, तो पढ़ के आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट जनपद पंचायत के 3 कार्य बताना है। तो कृषि विस्तार को सम्मिलित करके कृषि एवं बागवानी को प्रोत्साहन करना, भूमि सुधार और मिट्टी के संरक्षण की दिशा में प्रयास करना। नेक्स्ट है कि लघु सिंचाई जल प्रबंध की दिशा में प्रयास करना, गरीबी उन्मूलन कार्यों का क्रियान्वयन करना, पशुपालन डेयरी कुक्कुट पालन की दिशा में प्रयास करना, मछली पालन को प्रोत्साहित करना। आगे देख लेते हैं, सिंपल है आपका ये। फिर नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की प्रकृति को समझाइए। राजनीति विज्ञान किस टाइप का है, ओके, वो पूछी जा रही है। तो गार्डनर के द्वारा निर्धारित विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप राजनीति विज्ञान भी एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो विभिन्न अनुभवों, विश्लेषण और निष्कर्षों से प्राप्त हुआ है। आता यह विज्ञान की श्रेणी में आता है, नाम ही राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो ये साइंस शब्द लगा है, तो विज्ञान जब शब्द लग जाता है तो यहाँ उसका मतलब ही हो जाता है कि क्रमबद्ध ज्ञान रहता है। और जो विज्ञान बनता है वो अनुभव, विश्लेषण और निष्कर्ष से हमें क्या प्राप्त होता है। विज्ञान में काम यही होता है। तो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत भी अपने आप में खरे उतरते हैं, जैसे क्रांति संबंधी सिद्धांत आदि। वैसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय मानव है, जो विज्ञान के तत्वों की निष्क्रियता नहीं है, अतः उनके सिद्धांत का पर्यवेक्षण और परीक्षण भी संभव है। इसलिए राजनीति विज्ञान की प्रकृति विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत है। तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व लिखिए। ये भी आपका प्रीवियस में आ चुका है 2024 में या 2023-24 में आपका क्वेश्चन आया था। ओके, रिपीट हो सकता है, तैयार करके रखना है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत हम जो पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है। तो इनका अध्ययन का पहला पॉइंट है कि सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। छात्र के रूप में भविष्य में राजनेता, नौकरशाह, अध्यापक, जज, वकील, पत्रकार जैसे पेशों में से किसी एक का चुन सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कर हम तर्कशील और जानकार बनते हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन की क्षमता हमारे अंदर आती है। हमारी विचारशीलता और परिपक्वता इसके लायक बनाती है और हम अपने साझा हितों को गढ़ते हैं और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर अब सकने में सफल हो जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत से हमें राजनीतिक चीजों के बारे में विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहन करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर में से हम अपने विचारों और भावनाओं को उदार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संबंध आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में ये भी आ चुका है, ये भी आपका आने के चांस है, तैयार करके रखना है। किसी न किसी सेट में जरूर आपको ये क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। आपको इस सेट में आ सकता है, सेट ए है, बी है, सी है, डी है, कई सारे सेट आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ जरूर आपके देखने को मिलेंगे। ओके, तो पढ़ के आपको रखना है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में संबंध बताना है। तो जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व से क्या कुछ कार्यों करने की प्रेरणा देते हैं।
नीति निर्देश सकते हैं वो सरकार के लिए, सरकार को प्रेरित करते हैं कि ये अच्छे काम है, इनको करो, नीति निर्देश सत्ताओं का कहना है। क्योंकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं कि मौलिक अधिकार कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं सरकार की, भाई मौलिक अधिकार, ये समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार जनता को प्राप्त है, आप छीन नहीं सकते हैं, तो इसमें प्रतिबंध लगाते हैं सरकार को। जबकि मौलिक जो नीति निर्देशक होते हैं वो सरकारों करने की, कुछ अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। नेशनल मौलिक अधिकार आम खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, किंतु नीति निर्देशक तो पूरे समाज के हितों की बात करते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत तत्व है। ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो हमें पहले कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त है। ओके, यह 11 मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इनमें से आपको 3 मौलिक कर्तव्य आपको बताने हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि कब जोड़ा गया, तो 1976 में। किस संशोधन में तहत के, तो 42वें संशोधन के तहत। ओके, और 11 कर्तव्य दिए गए, इसमें से आपको 3 जैसे दिया हुआ है, संविधान का पालन करना, ये हमारे कर्तव्य है। ओके, इसमें हमें क्या काम ऐसे करने चाहिए, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संस्थानों का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। न्यायपालिका क्या काम करती है? सिंपल आपके दिए हैं, ये सब पॉइंट आप जानते हैं। पहला है न्याय करना, न्यायपालिका का सबसे ज्यादा प्रमुख कार्य है न्याय करना और अपराधियों को दंड देना। फिर संविधान की रक्षा करना, इसके साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। जो हम जानते हैं मौलिक अधिकार है हमारा, तो लास्ट में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है, इसमें यही बताया जाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी न्यायपालिका हमारी क्या उनकी रक्षा करेगी। तो पहला काम है न्याय करना, अपराधी को दंड देना, संविधान की रक्षा करना और मौलिक अधिकार की रक्षा करना। सिंपल दिया है, 2 लाइन में आपको पढ़ के तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका किस तरह गरीबी की मदद कर सकती है। जनहित याचिका किस तरीके से गरीबों की मदद करती है, तो वो आपको बताया जा रहा है कि नवीन निर्णय के अनुसार देश का कोई भी नागरिक संस्था जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर जनहित याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय शीघ्र ही स्वयं जांच कराकर वस्तु स्थिति को देखकर जनहित का निर्णय जनहित में क्या निर्णय देता है। इस तरह से याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के दायरे में की जाती है। बाकी दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नगर पालिका की आय के 3 साधन लिखिए। आप देखते हैं हर जिले में क्या है, हमारी नगर पालिका। ओके, नगर पालिका होती है, तो और नगम बड़े बड़े जो होते हैं जिले होते हैं जो बड़े बड़े, और वह क्या है नगर निगम होता है। नगर पालिका, नगर निगम ये सब होते हैं, इनकी आय के कैसे इन्हें प्राप्त होती है। तो पॉइंट दिए, पहले प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय, उन्हें क्या है प्रत्यक्ष कर जैसे संपत्ति कर लगता है, चुंगी कर लगता है, व्यवसाय कर लगता है, पशु और वाहन कर लगता है, जो कि जल कर लगता है, ये सब कर लगते हैं नगर पालिका में। जैसे आपको जो सप्लाई का पानी होता है या बिजली के जो होता है, इन सब में क्या हमें देना पड़ता है पैसे। ओके, महीने महीने, तो ये प्रत्यक्ष कर हो जाता है। फिर अप्रत्यक्ष कर भी लगते हैं, जैसे भवनों और दुकानों संबंधित शुल्क, किराया लगता है, सीमांत कर लगता है, मार्ग कर आदि के अप्रत्यक्ष कर है। और फिर नेक्स्ट सरकारी अनुदान। ओके, नगर पालिका के सरकार से भी क्या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या मतलब है, तो पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ ग्रामीण जनता की स्वयं की राज व्यवस्था से है, जिसमें वे स्थानीय कार्यों के लिए स्वयं के लिए उत्तरदायी होते हैं। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सामुदायिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति करना, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित परियोजनाओं का क्रियान्वयन और जनता के को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करके एक ऐसे स्वायत्त शासन की स्थापना करना जिसमें ग्रामीण स्तर से ही लोकतंत्र बुनियादी बढ़ सके। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के 3 स्रोत लिखिए। यानी हमें जो प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है वो अगर उनके बारे में जानना है तो कौन कौन से स्रोत हैं, तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन जानने के स्रोत है, पहला वेद। वेदों के तत्कालीन राजनीतिक चिंतन और चिंतन के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में प्राचीन आर्य संस्कृति के सामाजिक संस्थाओं के विषय में क्या है विस्तार से जानकारी मिलती है। फिर महाभारत हो जाता है और अर्थशास्त्र। महाभारत के शांति पर्व में राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में बात करें तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आगे नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की 3 विशेषताएं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, तो राज्य व समाज एक दूसरे के पूरक हैं, राज्य और शासन के मूलभूत सिद्धांतों का समान होना और व्यवहारिकता प्रबल, ये है आपके भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। क्रम से पहले तो पॉइंट आपको याद करना, फिर उनके बारे में 2 लाइन तैयार करके रखना है।
ये हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। तो 3 नंबर वाले हमने प्रश्न देख लिए, कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। बाकी दोस्तों प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महापुरुष का ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं, और अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ले सकते हैं। प्ले स्टोर से यूनिवर्सिटी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स लेते समय आपको पॉलिटिकल लिट्टी कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे दोस्तों आपको क्या है 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, फीस और कम हो जाएगी। तो नाम आपकी फीस में कंप्लीट आपको क्या है पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टाइम से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।